क्या दिल्ली बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है? क्या भारत की ज़्यादातर आबादी अब गांवों में नहीं शहरों में रहती है? क्या भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की तादाद अंग्रेजों से भी ज़्यादा है? सुनकर हैरानी हो रही है ना, लेकिन आपकी यह हैरानी हकीकत बन सकती है। दोस्तों, देरी से ही सही, पर अब जब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि भारत की अगली जनगणना 2 चरणों में यानी अक्टूबर 2026 और मार्च 2027 से शुरू होगी, तो आपको ऐसे ही कई सवालों के सटीक जवाब और आंकड़े मिल सकते हैं जिनके लिए अब तक अनुमान ही लगाए जा रहे थे। जनगणना का जिक्र आते ही आपके दिमाग में पहली जिज्ञासा यही उठती है ना कि देश की आबादी अब कितनी हुई होगी। लेकिन जनगणना केवल हेड काउंट यानी लोगों की गिनती भर नहीं होती। इससे इतने सारे डेटा निकलते हैं कि न जाने कितने आर्थिक और राजनीतिक सवालों के जवाब मिल जाएं और समस्याओं के समाधान भी। इस पर जाति जनगणना को भी इसमें शामिल किया गया है, इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल हाइप है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि इस जनगणना से और भी बहुत तरह के दिलचस्प और हैरत अंगेज आंकड़े मिलने वाले हैं। आइए ऐसे ही कुछ आंकड़ों, कुछ जानकारियों का जिक्र करते हैं। साल 2011 की जनगणना ने माइग्रेशन को लेकर कई आंकड़े दिए थे और इनमें से एक कि किसी राज्य से बाहर जाकर काम करने या बसने वालों में बिहार, यूपी के लोग सबसे आगे हैं। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में पैदा हुए लेकिन अब दिल्ली में रह रहे लोगों की संख्या पटना को छोड़कर बिहार के किसी भी शहर मसलन भागलपुर, गया या मुजफ्फरपुर की आबादी से कहीं ज्यादा है। इस तरह दिल्ली को बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जा सकता है और आने वाले आंकड़े इसकी तस्दीक करेंगे। वैसे आपको बताते चलें कि इस पैमाने पर दिल्ली उत्तराखंड का भी दूसरा सबसे बड़ा शहर होगा और यहाँ यूपी के लोगों की संख्या भी राज्य के 11 शहरों की आबादी से ज्यादा है। आगामी जनसंख्या भारत का नया भाषाई मानचित्र भी दिखाएगी। भारत में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, दूसरे तीसरे नंबर पर कौन सी है, ये सब तो अपडेट होगा ही। ये जानकर अंग्रेजों के भी कान खड़े हो सकते हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों की तादाद ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। 2011 की जनगणना की माने तो भारत में 2.5 लाख लोग तो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, यानी उनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है। 8.3 करोड़ लोगों की सेकंड लैंग्वेज है यानी दूसरी भाषा और 4.6 करोड़ लोगों की तीसरी भाषा है। यानी कुल मिलाकर भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की तादाद 12.9 या कह लीजिए कि 13 करोड़ है और ये संख्या ब्रिटेन की आबादी से दोगुनी है। और अब जब नए आंकड़े आएंगे तो उसमें यूरोप के कई और देश समाहित हो जाएंगे। दोस्तों, नई जनगणना लंबे समय से चली आ रही इस कहावत को मिथक में तब्दील कर सकती है कि भारत गांवों का देश है, यानी ज्यादातर आबादी गांवों में रहती है। असल में पिछले कुछ समय से लगातार शहरीकरण और शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। साल 1951 की जनगणना के समय भारत की 17% आबादी शहरों में और बाकी गांवों में रहती थी। 1991 तक 25% आबादी शहरों में आ गई और उदारीकरण के बाद जहां शहरीकरण लगातार बढ़ा, शहरों का दायरा बढ़ा और शहरों में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, तो अब एक अनुमान है कि नई जनगणना के बाद कुछ ऐसा डेटा आ सकता है और अब तक के कई डेटा ऐसा कह चुके हैं, ऐसे संकेत दे चुके हैं, भारत की लगभग 50% आबादी अब शहरों में रह रही है। ऐसे ही एक आंकड़े पर सबकी नजर होगी कि देश में किस धर्म के लोग कितने फीसदी हैं। अभी तक जो आंकड़े आपके सामने आते रहे हैं वो या तो 2011 की जनगणना के हैं या फिर उसके आधार पर लगाए गए सांख्यिकी अनुमान के, और सोशल मीडिया के उभार के बाद तो चीजें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती रही। 2011 में भारत की कुल आबादी में 79.8% यानी करीब 80% हिंदू थे, 14.2% मुसलमान, 2.3% ईसाई और 1.7% सिख। अब नई जनगणना में क्या उलटफेर होने वाला है ये जानना दिलचस्प होगा और जाति जनगणना के आंकड़ों से भी सियासी उथल पुथल मचनी तय है। जेंडर रेशियो का डेटा भी दिलचस्प होता है। मर्दों के मुकाबले औरतों की संख्या भले ही कम हो, मगर ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि शादीशुदा होने के मामले में वो मर्दों से आगे हैं। पिछले आंकड़ों के मुताबिक सभी धर्म और समाज में शादीशुदा पुरुषों के मुकाबले शादीशुदा औरतों की संख्या ज्यादा है। हिंदुओं में शादीशुदा औरतों की संख्या शादीशुदा मर्दों से 45 लाख ज्यादा है। मुसलमानों में ये करीब 15.5 लाख और ईसाइयों में 3 लाख और सिखों में 1 लाख ज्यादा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, पॉलीगेमी या एक से ज्यादा शादियां या फिर पति का देश के बाहर होना वगैरह। अब कई राज्यों में लिव इन रिलेशंस का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो चला है, तो संभव है कि इस बार जनगणना में ऐसे कपल्स की भी गणना हो। इसी तरह बाल विवाह, तलाकशुदा और दूसरी कैटेगरीज के डेटा भी आपके सामने होंगे।
और हाँ, साक्षरता के आंकड़ों को लेकर ये उत्सुकता जानने की रहेगी कि हम 100% लिटरेसी से यानी 100% साक्षरता से कितना दूर है। पिछले यानी 15 साल पुराने आंकड़ों के मुताबिक तो भारत में 40% निरक्षरता थी, लेकिन हाल में आए कई सर्वे में कहा गया है कि भारत में लिटरेसी रेट अब 80% को पार कर गया है। तो इसी तरह बेरोजगारी, काम के स्वरूप और कई तरह के समाज आर्थिक आंकड़े और जानकारियां इस सेंसस से बाहर आएंगी। आपको पता ही होगा कि ये जनगणना जिसे 2021 में होना चाहिए था, 6 साल की देरी से होगी और इस बार डिजिटल टेक्नोलॉजी का इसमें बड़ा रोल रहने वाला है, यानी पहले से कहीं ज्यादा और सटीक जानकारियां मिलने की उम्मीद है। तो चलिए करते हैं इंतजार और चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही करंट अफेयर्स, एक्सप्लेनर्स और इंस्पिरेशनल वीडियोज के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।